Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to have an association maintained by duty or a physical one kept together by force. We have an esteemed guest in our studios today, Kishore Tiwari Saab from the UBT Uddhav Balasaheb Thackeray Sena. Tiwari Saab, welcome to the show. Namaskar. We got Shailesh Pandey ji from the Bharatiya Janata Party. Pandey ji, welcome to the show. Namaskar. Asif Farooqi Saab from the Indian National Congress. Farooqi Saab, namaskar. Welcome to the show. Namaskar. Namaskar. The three important topics that we talk about today is एक नाथ एक न्याय. एक नाथ शिंदे, शिवसेना का कहना एक नाथ शिंदे जी यानी एक न्याय, नो सोलेस टू रेपिस्ट. जो रेपिस्ट है उनको कोई सोलेस नहीं होगा. दे हैव टू फेस द लॉ, दे हैव टू फेस द गन्स. कांग्रेस का आरोप है कि धारावी टीडीआर घोटाला सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला है. मोदी मिलकर सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला, धारावी टीडीआर घोटाला, धारावी प्रकल्प का. और तीसरा आदित्य ठाकरे जी का कहना है कि ट्रस्टीज जो है बदलापुर स्कूल के, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. अब तक वामन मात्रे अरेस्ट क्यों नहीं है? अब तक वो बाहर घूम गए. तिवारी साहब, वी स्टार्ट फ्रॉम यू. किशोर तिवारी साहब. तिवारी साहब, एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का कहना एक नाथ यानी एक न्याय. देयर इज नो जस्टिस विल बी डिलीवर्ड एंड देयर विल बी नो डिले इन द डिलीवरी प्रोसेस ऑफ जस्टिस. तिवारी साहब, किशोर तिवारी साहब. प्रदीप, ये देखो, मैं अभी बताता हूं तुमको कि न्याय पालिका देती है और एग्जीक्यूटिव्स अपना काम करते हैं. लॉ एंड ऑर्डर पुलिस देखती है. अगर कानून, अर्थ और व्यवस्था ही पुलिस अपने हाथ में ले ले और न्याय व्यवस्था को बोले कि आप बैठ जाओ, आपको कुछ करना नहीं है, तो कैसा होगा? देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और सीएम का वर्चन तरीका था. मैं आपको पूरा किस्सा सुनाता हूं कि अक्षय शिंदे की चार्जशीट तो फाइल हो गई और अक्षय शिंदे पर गंभीर चार्जेस थे और मेरे मित्र उज्जवल निगम ने इतना विश्वास बताया था कि उनको फांसी की सजा तो होना ही है. लेकिन आज तक जितने स्कूल के ऐसे केसेस हुए हैं उसमें सेक्रेटरी और स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं उनको बुलाया जाता. तो मुझे मालूम पड़ा कि अक्षय शिंदे इनके बारे में बताते थे कि वहाँ पे इस प्रकार का रैकेट बहुत बड़ी पैमाने पे चलता था. तो यह सब किरकिरी वाला मामला होने वाला था और इसके लिए क्या किया गया कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को भी कॉन्फिडेंस में लेकर, क्योंकि देवेंद्र के पास होम मिनिस्ट्री है, और रश्मि शुक्ला ने सबको कॉन्फिडेंस में लेकर उनको न्यायालयीय कस्टडी से पुलिस कस्टडी में लिया और पुलिस कस्टडी में 5:30 से 6 बजे लिया और फिर अंधेरा गिरने के बाद एक सुनसान जगह पे ले जाकर इनकाउंटर कर उनको ब्लैंक इससे उनको सर में गोली मार के मार दिया. और वही उनकी हरदम की स्टोरी की उसने गोलियां चलाई थी. एक पुलिस के पैर को भी गोली मार दिया. पैर वो कितनी बड़ी है वो भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन गोली मारी ऐसा वो कहते. अब ये पूरा मामला ऐसा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने हुआ है क्योंकि वो बम्बई में थी. अब ये इनकाउंटर पूरे इंडिया में हो रहे हैं और महाराष्ट्र में भी बहुत बार इनकाउंटर हुए, लेकिन न्याय व्यवस्था ने कभी जस्टिफाई किया नहीं. जिन्होंने इनकाउंटर किए उन पे 302 की धारा में गुनाह दागे गए. और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हार्डकोर क्रिमिनल थे उनका इनकाउंटर किया जा रहा था. लेकिन ये पॉलिटिकली एक केस थी जिसमें बच्चियों का शोषण हुआ था और ये शोषण का बड़ा रैकेट चल रहा था. ऐसी बात भी बाहर आई. अभी भी वहाँ के प्रेसिडेंट और कुछ सेंसिटिव लोग जिन पे पास्को में गुनाह दाखिल हुआ है उनको अरेस्ट नहीं किए. वो सागर बंगले के आश्रय में रह रहे हैं
तो उनका तो अरेस्ट भी नहीं हुआ, और उन्हें बताने का, और अक्षय शिंदे का अगर जो केस लाया था उन्होंने कि उनके वाइफ ने उनके उत्पीड़न का या अननेचुरल सेक्स का एक आरोप लगाया था, तो उसका इंट्रोगेशन तो वर्चुअल भी हो सकता था, या फिर पुलिस इंट्रोगेशन वहीं कर सकती थी। लेकिन एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ, और एक ये सुनियोजित और षड्यंत्र कर कर राजनीतिक मंशा से ये हत्या की गई, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन बहुत लेट आता था। लेकिन इलेक्शन तो अभी आ चुके हैं मुंह पे, और इलेक्शन मुंह पे आने के वजह से ये सब किया गया। बाद में उसको वहाँ पेड़े बांटे गए, बीजेपी ने ट्रोल किया कि ये हमारा सीएम वीरम है, और बड़ा बहुत ही क्रेडिट तो ले रहे, एक नाथ एक न्याय, बाद में सीएम डिप्टी सीएम भी क्रेडिट ले रहे हैं। मैंने तो मेल डालकर हमारे धनंजय चंद्रचूड़ जी को कहा भी मैंने कि आप इनकी कस्टडी ले लो, 2-3 जने, रश्मि शुक्ला हो गया, देवेंद्र फडणवीस होगा, एकनाथ शिंदे होगा, और वो जो इनकाउंटर के लिए जानने वाले और पहले से सस्पेंडेड होके नौकरी पे आए हुए, जिन पे बहुत चार्जेस है, ऐसे पीआई और हमारा वो नीलेश, ये सबको अरेस्ट कर कर इनको इंट्रोगेट करो। अब ये एसआईटी भी पुलिस की रहेगी, पुलिस की एसआईटी कभी पुलिस के खिलाफ थोड़ी रिपोर्ट देती। अब वो जिसने पिस्तौल छीनी थी उसको तो मार डाला। अब पिस्तौल छीनी नहीं छीनी क्या मालूम क्या हुआ, लेकिन ऐसी जगह हुआ, ऐसे समय पे जा रहे थे, ऐसा हुआ। और आपने देखा उसको हॉस्पिटल पहुंचाने तक ही एक सुनियोजित ढंग से बयान आ गया डिप्टी सीएम का। जैसा बयान उनका आया वैसे ही एकनाथ शिंदे का बयान आया, और दोनों बयान में मिलान तरीका था। और बाद में तो देवेंद्र फडणवीस ये कहने लगे कि जनता की मांग थी, आप उसको फांसी दो, हमने फांसी दे दी। विपक्ष भी यही मांग करते थे कि फांसी दो, हमने फांसी दे दी। अब फांसी दे दी, उसकी जान ले ली, तो अब नाराजी क्या काम की? बाटो पेड़े, बाड़ो पेड़े, सब तरफ लोग कह रहे कि देवेंद्र ने ये बहुत अच्छा काम किया, देवेंद्र ने ये बहुत अच्छा काम किया। अब साला महाराष्ट्र में अगर ये काम होने लगे, हाँ देखिए पुरानी सरकार ने किए करके हमने किया, हाँ उधर यूपी में हो रहे, कर्नाटक में इनकाउंटर हो रहे करके हमने यहाँ किया, हाँ इनकाउंटर तो ऐसे होते हैं, तुम्हारे सरकार के वक्त भी हुए। क्या हम जस्टिफाई करने को जा रहे हैं? क्या न्याय व्यवस्था को हम बाजू में रख देंगे? अगर अक्षय शिंदे ऐसे कुछ सेंसेशनल बयान कोर्ट में दे देता जिसमें कुछ राजनेता के भी नाम आते, वो आपटे का भी नाम आता, वहाँ की महिला का भी नाम आता, और बहुत बड़ा वहाँ पे सेक्स का रैकेट चल रहा बोल के एक पीआईएल आ चुकी है, तो ये सब मामला बड़ा गंभीर है। और मैं तो कहता हूँ कि सीजेआई ने खुद इंटरवेंशन करना चाहिए। क्या हमारा एक तो किसी चुन के यूपी में जाति के लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, वो उनका कैरेक्टर खराब है, हाँ वो लोग फंसे हुए हैं, उसकी भी एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसके बावजूद और एक चीज आई है कि बुलडोजर के बारे में भी भूषण गवई ने बहुत कुछ बोला है। तो कानून हाथ में लेके पुलिस सफाई का काम करे, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। अब देवेंद्र फडणवीस नैराश्य में है, चुनाव में उनको लोकसभा में बीजेपी की बुरी तरह हार हुई है, हार दिख रहा है किसी भी तरीके से। बोलिए प्रदीप, बोलिए। तिवारी साहब, मैं पांडे जी के पास जाता। शैलेश पांडे जी, बीजेपी बहुत दिनों से, बहुत वक्त से वो उंगली उठा रहे कि बोलना है। पांडे जी आपके बाद आसिफ फारूकी साहब से बजाऊंगा। शैलेश पांडे जी, किशोर तिवारी साहब ने जो कुछ कहा आपने सुना, चुनाव बहुत नजदीक है, आप पूरे जुडिशियल प्रोसेस को वायलेट करके ये पूरे इट्स इक्वल टू मर्डर। पांडे जी बोलिए। देखिए प्रदीप जी, किशोर जी ने अभी अभी कहा कि चुनाव नजदीक है इसलिए ये सारी चीजें हुई। मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूं कि ये जो घटना हुई है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और ऐसे जो हमारे
2.5 साल के बच्ची पर अत्याचार करने वाले नराधम का एनकाउंटर, जिसकी मांग कि उसको फांसी मिलनी चाहिए विरोधी पक्ष कर रहे थे, उसके लिए आंदोलन किए थे, आज उसी के एनकाउंटर पर, उसके मौत पर खुशी न मनाकर बल्कि उसको राजनीति से प्रेरित घटना चुनाव की दृष्टि से कहना, ये मैं विरोधी पक्ष की ओछी राजनीतिक मानसिकता में मानता हूं। इसको किसी भी दृष्टि से राजनीति से या चुनाव से नहीं देखा जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, साधुवाद करूंगा, उनको धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि उन्होंने अपना जान जोखिम में डालकर ये एनकाउंटर किया। क्योंकि अक्षय शिंदे ने सबसे पहले रिवॉल्वर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शिंदे जी पर चलाई। आज शिंदे जी को कुछ हो जाता तो तब क्या विपक्ष कौन सा प्रश्न उठाता। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस के शौर्य को मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर ऐसे नराधम को, जिसने 2.5 साल की हमारी बदलापुर की महाराष्ट्र की बच्ची के साथ अत्याचार किया, उसको मारा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। और आज के समय में जो विपक्ष, अभी किशोर तिवारी जी ने और पूरे दिन भर से, कल से ही सारी एनडीए अलायंस के पार्टियों ने जो तरह तरह से इस एनकाउंटर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मेरे हिसाब से तो उस 2.5 साल बच्ची के साथ हुए अत्याचार, मातृशक्ति के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ इनकी आवाज है। पुलिस शक्ति, जो शौर्य है उनका, जो उनका कर्तव्य दक्षता उन्होंने निभाया पुलिस ने, उसके खिलाफ ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, ऐसा मेरा मानना है। और इससे सारे विरोधी दलों का, कांग्रेस का, एनडीए अलायंस का जो चेहरा है वो उजागर हो चुका है। क्योंकि यही विरोधी दल जब बदलापुर की घटना हुई थी तो रेल रोको आंदोलन किए, तरह तरह के बसेस से भर के, ट्रक से भर के लोगों को लाके जबरदस्ती सरकार को बदनाम करने के लिए आंदोलन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे, फांसी दो, अभी दो, हमारे सामने दो। अरे भाई, अब उसको फांसी जैसी सजा मिल गई, जबकि उसने कुकृत्य किया, उसने पुलिस पर रिवॉल्वर ताना और पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में उसका एनकाउंटर किया। किसी न किसी तरीके से एक नराधम का अंत हुआ, जिसने हमारे 2.5 साल के बच्ची के साथ अत्याचार किया था। तो एक तरह का तो ये न्याय हुआ, और जिसके लिए महाराष्ट्र की जनता, आज महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन का, महाराष्ट्र की युति सरकार का, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का और देवेंद्र फडणवीस का भी आभार व्यक्त कर रही है, धन्यवाद व्यक्त कर रही है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इस तरह के कोई भी नराधम रहे, उनका यही हश्र होना चाहिए, यही अंत होना चाहिए, और ऐसे पर कोई इंक्वायरी की भी आवश्यकता नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, अगर यही घटना आपके घर में, मेरे घर में, किसी के घर में होती हमारी 2.5 साल की बच्ची के साथ, तो क्या हम ये प्रश्न उठाते? वो जो बच्ची थी बदलापुर की, वो क्या हमारी बच्ची नहीं है? वो हमारे महाराष्ट्र की बच्ची नहीं है? आज उस बच्ची को वो न्याय मिला है, उसके परिवार को न्याय मिला है, महाराष्ट्र को न्याय मिला है, मातृशक्ति, महिला शक्ति को न्याय मिला है। मैं इसके लिए महाराष्ट्र की पुलिस को, महाराष्ट्र के महायुति सरकार को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। फारूकी साहब, आप किशोर तिवारी साहब का सुना, आपने शैलेश पांडे जी का सुना, हाउ डू यू सी, कांग्रेस का क्या असेसमेंट है, क्या देखते हो आप, कैसे देखते हो? मैं सर एक ही बात कहूंगा कि मैं शैलेश जी को भी सुन रहा था और तिवारी जी को भी सुन रहा था। मेरा सिर्फ एक बात बोलना है कि मेरा लीडर पिछले 1 साल से चिल्ला रहा है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। तो हमारे जैसे छोटे लोग भी नहीं समझ पा रहे थे, जो देश के जनता के बीच में उठ रहे थे कि ऐसा क्या संविधान खतरे में है। और ये बात कई बार बीजेपी के प्रवक्ता से भी बात हुई, तो वो भी इस पे लगे हुए थे कि आप लोग किताब लेके क्यों चल रहे हैं, आप अम्बेडकर के खिलाफ हैं, आप संविधान खतरे में बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं उसमें बिलीव कर रहे हैं, ऐसी क्या बात आ गई। लेकिन इस इनकाउंटर के बाद मुझको लगता है कि चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं सर, कि बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी के लोगों की मानसिकता, उनकी सोच किस हद तक गिर चुकी है कि ये किसी भी कायदे कानून में बिलीव नहीं करते हैं। इनका बस ये है, कोर्ट भी मेरी, सज़ा भी मेरी, पुलिस भी मेरी, फैसला भी मेरा, और जो मैंने किया वो सब सही। ऐसा नहीं है सर। क्या ये कानून, क्या ये देश
कानून के तहत नहीं चलेगा? क्या ये उठा के किसी को भी वो पकड़ लेंगे और ये बोलेंगे कि ये मुजरिम है, मुलजिम है? इस केस में तो एक चीज़ समझ में आती है सर, कि एक आदमी सामने पकड़ा गया और उसके ऊपर ये सही चार्ज था। लेकिन क्या हमारे पास कानून नहीं है कि या कानून कमज़ोर हो गया है, या बीजेपी गवर्नमेंट ये समझती है कि वो इस कानून को सही तरीके से चला नहीं पा रही है? मुझको ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ये एक ही कल्प्रिट नहीं रहा होगा सर। इसके कानून का मतलब ये होता है कि उसकी पूरी थरो जांच होती है। इसके पीछे खुदा ना खास्ता क्या कोई साजिश तो नहीं है, कुछ और लोग तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई एजेंसी तो इन्वॉल्व नहीं है। खुदा ना खास्ता जैसा आज बोल रहे हैं, कुछ कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं और पब्लिक भी बोल रही है कि वहाँ के और भी ट्रस्टी या बड़े लोग इस कांड के अंदर मुलविस हैं। तो इसका मतलब है कि इसके मर जाने के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। यानी अगर हमने फैसला किया है, जो कि सही फैसला किया होगा, यानी 50% किया, 40% किया, और उन कल्प्रिट्स के बारे में क्या होगा, कौन बताएगा, किस तरीके से उनको सामने लाया जाएगा अगर वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? तो मैं ये सवाल जो है शैलेश जी से पूछना चाहूँगा कि अगर आप संविधान में बिलीव नहीं करेंगे, कानून के तहत में कायदा कानून पास करके अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, तो आप फैसले क्या इसी तरीके से बुलडोज़र ले जाके किसी का घर गिरा देंगे कि ये चोर था और उचक्का था या बदमाश था, और रहा भी होगा? तो इसका मतलब है कि आप संविधान में बिलीव नहीं करते हैं। इससे पहले हमारी खासदार जो है वर्षा गायकवाड़ जब बुक लेके चली थी, तो एक बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़े हंस के कहा था कि अब ये हालत हो गई है कि आप किताब हाथ में लेके चल रहे हैं, तो आप अंबेडकर जी के इस संविधान में बिलीव नहीं करते हैं। ये तो आपके दिल में होना चाहिए, हाथ में आप कायदा कानून लेके चल रहे हैं। तो उस वक्त मैं भी सोचने लगा था कि ऐसी क्या आफत आ गई है। लेकिन मुझको लगता है कि सर, इस देश के हर देशवासी को अंबेडकर का ये संविधान हाथ में रखना चाहिए, वरना बीजेपी के लोग इसको वाकई चेंज करना चाहते हैं। ये अपने मन मर्जी से इस देश को और यहाँ के लोगों का काम करना चाहते हैं, चाहे वो गलत हो या सही, ये अपने मन से ये देश को चलाना चाहते हैं। मुझको बस इतना ही बोलना है। तिवारी साहब, किशोर तिवारी साहब, शरद पवार जी ने भी कहा कि जस्टिस हैज टू बी प्रोवाइड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। ना आपने जो कहा कि आपने गिन के कहा कि वेयर देयर हैज बीन अ वायलेशन, आपने कहा कि चीफ जस्टिस आल्सो शुड इंटरफियर, ही वाज देयर एंड ही शुड टेक प्रॉब्ली स्यूमोटो कॉग्निजेंस ऑफ दिस। तिवारी साहब, हाउ डू यू सी दिस? यू हर्ड शैलेश पांडे जी को भी सुना, आसिफ फारूकी साहब को भी सुना, हाउ डू यू सी तिवारी साहब? हाँ, शैलेश पांडे जी ने कहा कि वो लोगों की मांग थी और हमने किया, और उन्हें उसका अभिमान है, और वो साधुवाद दे रहे पुलिस को। कल चल के यही पुलिस वाले सरकार बदलने पे अगर इनका काउंटर करेंगे तो ये क्या ऐसा करेंगे? मुझे बताइए, पुलिस को पुलिस का काम करने दो। उन्होंने चार्जशीट दाखिल की, किसी ने आ जाता, उसे फांसी मिल जाती। आपने दुनिया के जाने माने वकील लगाए थे जो आपके पार्टी के ही है, उज्जवल निकम जी, और रिजल्ट आने देते। लेकिन ना, पूरे इंडिया में आप गिन लो, कहीं कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी इनकाउंटर हुए हैं, यूपी में भी हो रहे हैं। सबका बोलना यही है कि पुलिस पर उसने हाथ लगाया। अब पास्को का आरोपी, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए रहते हैं, उसने राइफल भी ले ली। राइफल लेकर उसने शॉट भी मारे, 3 शॉट मारे। बाद में सामने गाड़ी में उसके इंस्पेक्टर बैठा था, इंस्पेक्टर ने पीछे जाके उसको उसके सर में गोली मारी। ये क्या है? ये पचने वाली बात नहीं है, और ये स्टोरी चलेगी नहीं। लेकिन साजिश रची किसने गई, इसमें मैं तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि रश्मि शुक्ला जी हो गया, देवेंद्र फडणवीस जी हो गए, एकनाथ शिंदे जी हो गए,
उन्होंने पूरा यह ऑपरेशन को अंजाम दिया। और इनके सलाह देने वाले बहुत है आजकल कि ऐसा करने से अपने को वोट मिलेगी और लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, ये आप योगी जी सेरी का पैटर्न चलाते हैं बोल, तो पूरा दिमाग चला के ये किया गया है। फिर बीजेपी के आईटी सेल और ट्रोल वालों ने उनको उसको बहुत अच्छा काम बताना चालू किया। विपक्ष तो सवाल उठाए गई, विपक्ष ने तो मांग की थी उसको फांसी की सजा मिले, लेकिन विपक्ष ने ये नहीं बोला था कि आप जाकर उसे मौत के घाट उतार दो और इस तरीके से। तो इस पर इस पे तो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवेंशन करके बोलना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर जनता जानती है कि कितना पाखंड भरा हुआ है बीजेपी में, और चारित्र की बात करते, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते, और जैसे पूरी बम्बई अडानी के टीडीआर का आपने बात किया, बिल्कुल, तो पूरी बेच रहे उस आदमी को। तो ये है ना, आक्रांताओं के बस में चले गए। प्रदीप जी, जैसा ही ऑपरेशन किया, इधर चंद्रचूड़, उधर अमित शाह को जाके मिले। अमित शाह ने पीठ पे हाथ रख के बोला, बढ़िया काम किया आपने, तो एक किया है, हमने तो हजारों किए हैं। हाँ, और अब यह अमित शाह वाला पैटर्न है वो देवेंद्र ने ले लिया, लेकिन इसका कोई भविष्य नहीं होता। अगर हम लोग भी पुलिस के हाथ से ऐसे काम करवाओगे तो ये सब होगा ना, पाप तो सबके भरती। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये बात है तो इसका पूरा इंक्वायरी जुडिशियल होनी चाहिए। पूरा ये एसआईटी बोलते ही है, खुद ही करेंगे। पांडे जी बोलिए। तिवारी साहब कह रहे हैं कि फुल फ्लेश्ड इंक्वायरी जरूरत है, इज अ नीड ऑफ द आवर। कानून के अपने हाथ में नहीं ले सकते आप पॉलिटिकल कंपल्शंस के लिए। चुनाव सामने है, यह सोच समझ के साजिश है। तिवारी साहब ने पूरे पैटर्न सब समझा दिया। रश्मि शुक्ला, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सब पे जांच होना चाहिए। तिवारी जी, अब पांडे साहब बोलिए। पांडे साहब। प्रदीप जी, देखिए, किशोर तिवारी जी महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता हैं, किसान नेता हैं और बुजुर्ग नेता हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हूं कि वो इस तरह का कैसे एक न्यूज चैनल पे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मुझे बड़ा ही दुख हुआ उनकी बातों को सुनकर। और उन्होंने इतना वो कह गए कि शुरुआत में ये कहे कि मान लो अगर हमारी महा विकास आघाड़ी की सरकार आती है तो हम आपका एनकाउंटर कर देंगे, तो हमारी पुलिस रहेगी, आपका एनकाउंटर कर देंगे। यानी कि क्या वो चैनल पे मेरे जैसे एक सभ्य, ईमानदार, सुशिक्षित राजनेता को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता को इस तरह से वो धमका रहे हैं चैनल पे? मुझे तो ये बात उचित नहीं लग रही है। आज उनकी ये जो बातें रही है, मैं उनकी इस बातों का खंडन करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और मैंने क्या बोला है? मैंने मेरी बात पूरी नहीं की। पांडे जी से जो सुनिए, मैंने बोला क्या पांडे जी, आप जस्टिफिकेशन कर। आप किशोर जी, आप धमकी भरे लहजे में आप बात कर रहे थे। आपने सीधा सीधा कहा कि हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, पुलिस हमारी होगी, तो हम तुम्हारा भी एनकाउंटर कर देंगे। एक मिनट क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। ये तरीका नहीं है। इस न्यूज चैनल के डिबेट में रिकॉर्डिंग हुई है, आप ये तो आपके वक्तव्य को सुन लीजिएगा। लेकिन चलिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी की चिंता नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं करता। कभी कोई अच्छा काम करता हूं। प्रदीप जी मेरी बात मेरे साथ अच्छा ही होगा। पांडे जी, निवेदन करूंगा, पांडे जी इस तरह का वक्तव्य, पांडे जी 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए। तिवारी जी बोलिए, तिवारी जी बोलिए। तिवारी जी 2 मिनट सुनिए तिवारी जी का। तिवारी जी बोलिए। मेरा मुद्दा पूरा हो जाने दीजिए। 2 मिनट बोलिए ना, 2 मिनट। आपने आरोप लगा, तिवारी जी को रिस्पॉन्ड तो करने दो। तिवारी जी। नहीं, जो पुलिस को साधुवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि यह पॉलिटिकल डिबेट है, तो पॉलिटिकली मैंने बात की कि कल चल के हमारी सरकार आएगी और ऐसे इनकाउंटर करेंगे, हाँ, तो ये आपको जायज लगेंगे क्या? ये मैंने बोला। मैंने ये कहा बोला कि मैं पांडे जी का इनकाउंटर होऊंगा। पांडे जी कैसा है, वाद में विवाद करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने तुम्हारे इनकाउंटर की बात नहीं की,
मैंने बोला कि इनकाउंटर तुमने किया है, आप उसको इनकाउंटर ही शब्द यूज कर रहे हो और आप उसमें जय जयकार कर ले रहे हो। एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं, हम लोग तो उखाड़ फेंकते ना, क्योंकि शिवसेना वाले हैं। हाँ, हमारे बाला साहेब ठाकरे तो बोलते थे ना, हम ये गलत है, ये अच्छा है नहीं बोलते, बोलते तो हिम्मत लगा के बोलते। तो हमारी बात है ना, हम छुपा के नहीं बोलते। लेकिन आज मैं विपक्ष का प्रवक्ता बोल के मैंने आपको बोला कि क्या क्या वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, हाँ, न्याय व्यवस्था को बाजू में रखकर हम ही न्याय करने लगेंगे तो ये कैसा होगा। और न्याय अगर पुलिस वाले कर दे तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पांडे जी, सारे के सारे उनको जस्टिफिकेशन दे रहे। ये पांडे जी तो मुझे आई विटनेस लगते हैं। हाँ, उसने ऐसा किया, यानी वो सुनसान सड़क पर ये थे वहाँ। हाँ, तुमको भेजा था क्या देवेंद्र ने कि वहाँ हुआ कि नहीं हुआ बताना बोल के? पांडे जी मुझे बोलिए, नहीं मालूम। पांडे जी बोलिए आप। देवेंद्र, हाँ, ये पांडे जी देखिए वहाँ थे। देखिए प्रदीप पांडे जी, जी वहाँ थे, वो नाले के पास खड़े थे, ये देख रहे थे। पांडे जी, प्रदीप जी, बोलिए बोलिए ये किशोर एम्बुलेंस जी ने, लेके भी आए थे वहाँ। बोलिए। ठीक है, किशोर जी ने जो कहा, आप चाहिए तो इस डिबेट की रिकॉर्डिंग को आप जरूर देखिएगा। हाँ, हाँ। लेकिन चलिए, उन्होंने उस अपने बात को सुधार लिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मुझे मालूम है उनकी वो नियत नहीं है, ठीक है, वो शब्द कभी आगे पीछे हो जाते। लेकिन मेरा जो मूल बात यह है कि जिस तरह से आप लोग, विपक्ष के लोग, संविधान की, कानून की दुहाई दे रहे हैं, तो इस हमारे देश के कानून में आत्मरक्षा का भी तो कानून है। आज उस नराधम अपराधी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर शिंदे की रिवॉल्वर को खींचकर उन पर फायरिंग की, तब जाकर पुलिस सब इंस्पेक्टर ने अपनी आत्मरक्षा के लिए उस पर गोली चलाई, फिर वो घायल हुआ और फिर जाके वो मृत हुआ। तो ये महाराष्ट्र पुलिस अपने आत्मरक्षा में अगर गोली चलाती है तो आत्मरक्षा प्रदान करने का भी काम तो हमारे देश का संविधान और कानून ही किया। तो कानून के खिलाफ क्या हुआ? एक चीज। दूसरी चीज, उस नराधम को, उस पापी को फांसी की सजा हो, आज का आज हो, मेरे आंख के सामने हो, अभी का अभी हो, ये मांग भी तो विरोधी कर रहे थे। तो आपकी मांग को ही तो पूरी किया गया है, और ये महाराष्ट्र की जनता की मांग थी। और महाराष्ट्र की जनता की मांग जो एनकाउंटर के माध्यम से घटना घट चुकी है, अब उसकी राजनीतिकरण ना करके, उस पर प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करके, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के प्रत्येक पार्टी को इस एनकाउंटर का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उस एनकाउंटर का समर्थन यानी महाराष्ट्र के उस 2.5 साल के बदलापुर की बच्ची को न्याय देने का समर्थन है, मातृशक्ति का समर्थन है, महिला समाज को समर्थन है, और हमारे पुलिस के शौर्य को समर्थन देना है। अगर हम इस पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, कायदा सुव्यवस्था और संविधान का दुहाई देकर, तो मुझे ये, मैं बार बार कहूंगा कि ये जो नीति है, ये जो विचार है, ये महाराष्ट्र की मातृशक्ति, महाराष्ट्र की माता बहनों के खिलाफ विरोधी पार्टी की नीति है, और पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। और इससे पुलिस प्रशासन का जो शौर्य है, जो आत्मविश्वास है, जो स्वाभिमान है, वो नीचे होगा। तो फिर मुझे ये अब बताइए, इसके पहले भी एनकाउंटर हुए महाराष्ट्र में, जब गैंगस्टर्स मुंबई में चरम पे थे। आज ये महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस कोई मैं सलाम करूंगा, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, जिनके वजह से मुंबई से ये गैंगस्टर खत्म हुए। तो आज अगर उस तरह की कठोर नीति नहीं अपनाई गई होती तो क्या वो आतंक, क्या वो गैंगस्टर्स खत्म होते थे? तो जिस तरह से नराधम अंदर क्यों नहीं है? जो प्रोटेस्टर्स है, प्रोटेस्टर्स पे केस है, केस लगाया हुआ है, प्रोटेस्टर्स के केस क्या वापस लेंगे पांडे जी? प्रोटेस्टर्स का क्या कसूर था? उन पे इतना, आदित्य ठाकरे जी का कहना कि प्रोटेस्टर्स गैंगस्टर्स है क्या, गैंगस्टर्स है क्या, उन पे केस अभी तक है, तो उनका केस क्या वापस लेने का सोच रहा सरकार? नहीं, तो आदित्य ठाकरे की पार्टी ने उनको बस में भरकर, ट्रक में भरकर सरकार को बदनाम करने के लिए, वो भी तो एक षड्यंत्र के तहत ही वहां पे जो भारतीय रेल है, रेल का नुकसान करवाया गया, वहां पे जो मतलब जनता की प्रॉपर्टी है उसका तोड़फोड़ किया गया। तो वो कानून लेने,
अभी तक तो आप कानून की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, कानून के हिसाब से होना चाहिए। तो सरकारी भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, ये भी तो कानून नहीं कहता ना, तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। तो वो कानून हाथ में लेने के पहले सोचना चाहिए था। और दूसरी बात जो किशोर जी ने कहा कि जो सीधे सीधे कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जी का नाम ले रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा ही शर्म आ रहा है ये सब सुनते हुए, बड़ा ही दुख हो रहा है कि आज जिनको आप बधाई देना चाहिए, जिनको आप फूल हार की माला आपने पहनानी चाहिए, जबकि महाराष्ट्र की जनता, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और पुलिस प्रशासन को मिठाई खिला रही है, उनका आभार व्यक्त कर रही है, पटाखे फोड़ रही है। महाराष्ट्र में खास तौर से ठाणे बदलापुर में आज दिवाली मनाई गई उस नराधम के मृत्यु होने के बाद, क्योंकि 2.5 साल के बच्चे के साथ इतना निर्मम अपराध किया था, जिसने आज उसकी मौत पे इस तरह की राजनीति जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। मैं फारूकी साहब से पूछता हूं, फिर तिवारी साहब के पास आऊंगा। फारूकी साहब, आपने सुना, एक चीज है, पूरा आपने कहा लोकतंत्र, राहुल गांधी जी बार बार लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र, लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, बाउंड्रीज ऑफ लॉ के अंदर जस्टिस आप उपलब्ध नहीं कर पा रहे, आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, करप्शन, क्राइम सब हर प्रकार से बढ़ रहे हैं। तिवारी साहब ने इनिशियली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो टीडीआर घोटाला है, उस टीडीआर घोटाले में वर्षा गायकवाड़ जी ने बहुत हंगामा कर दिया। फारूकी साहब बोलिए। सर, मैं शैलेश जी को मुबारकबाद दूंगा, ये चीज़ों का अनुभव तो बहुत सही करते हैं, लेकिन उसका कंप्लीशन ये गलत तरीके से करते हैं। थोड़ा सा सर अपने आप को सही कीजिए। आपने कहा कि एक कल्प्रिट था, उसने कोशिश की, एक इंस्पेक्टर को मारने की कोशिश की, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, इंस्पेक्टर मुहाफिज है, वो हमारी और आपकी जान की हिफाजत करता है और उसको अपनी जान की भी हिफाजत करने का हक हासिल है, बिल्कुल सही है। अगर किसी चोर उचक्के मुजरिम बदमाश ने पुलिस कस्टडी में कोई कोशिश की, इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस स्टेट में बहुत ख़राब हो चुकी है। ये आपको इस बात के बाद मानना पड़ेगी। और अगर ये बात सच है कि आज मुजरिम अपने हाथ में गोली और बंदूक उठा के एक इंस्पेक्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं और उसको अपनी जान बचाने के लिए उसकी हत्या करना पड़ रही है, तो मुझको लगता है मॉरल ग्राउंड के ऊपर हमारे होम मिनिस्टर साहब को रिजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट अब लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश, वो पोजीशन में नहीं रही। नंबर 1। नंबर 2, आपने पिछले दिनों गैंगस्टर्स की बात की। अगर आपको गैंगस्टर्स का मतलब मालूम हो तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके अंदर कुछ लोग मिलके एक साजिश रचते हैं और गलत काम करते हैं जो कानून और इस संविधान के खिलाफ होता है। कितना ज़्यादा होता है, कितना कम होता है, ये कोर्ट कचहरी और कानून उसको करता है। लेकिन वो इतना बढ़ चुका था, वो चेन इतनी लंबी हो चुकी थी, उस सिचुएशन में ये काम हुआ और उसको भी कायदे कानून में ही करना चाहिए, हम अभी भी बोलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट एक ऐसा स्टेट था जिसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें कायदे कानून के अंदर चलती थी। एक हमारे कुछ बीमारू स्टेट का आपने शायद नाम सुना होगा, जिसमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह आता था, जिसमें इस किस्म की हत्याएं होती थी। पिछले दिनों आपने देखो, उसको जिंदा रखा जाए या उसको सज़ा न दी जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको कायदे कानून के अंदर सज़ा दी जाए और उसके अंदर कोई स्ट्रिंग अटैच है, क्योंकि हमारा ये मानना है कोई इंडिविजुअल यहाँ पे जल्दी चोर उचक्का बदमाश या मुजरिम नहीं होता है, उसके ऊपर ज़रूर कुछ न कुछ लोग या कुछ न कुछ एजेंसियाँ या कुछ ग्रुप ज़रूर उसके अंदर शामिल होते हैं, या तो उसको उकसाते हैं या उसके अंदर खुद मिलके शामिल होके करते हैं। अगर आपने एक इंडिविजुअल को मार दिया बगैर इन्वेस्टिगेशन के, इसका मतलब है कि आपने वो पूरी जो चेन बनी हुई है गैंगस्टर की या मुजरिमों की या उस कायदे कानून को ना फॉलो करने वालों की, उसके आपने वो लड़ी छोड़ दी, आपने जड़ से उसको ख़त्म नहीं किया है। इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कंट्रोल कर पा रहे। और इसके ऊपर मैं चाहूँगा फडणवीस जी को कम से कम ये करना चाहिए
कि मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देना इस्तीफा दे- चाहिए। इस्तीफा और दे- हम इस्तीफा दे। और फारूकी साहब, फारूकी साहब, मैं तिवारी साहब मैं से एक पूछा। और मिसाल दूंगा सर। हाँ। अफजल गुरु ने इतना बड़ा हंगामा किया था, पार्लियामेंट हाउस के ऊपर किया था, हर एक देशवासी का यहाँ खून खौला, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको कायदे कानून के तहत चलाया और आखिर में वही सजा दी जो हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट रहती तो वहीं पे गोली मार के खत्म करती, लेकिन हमने उसके कायदे कानून चलाए। बहुत हम पे उंगलियां उठी, हर तरीके से सोचा, लेकिन हमने संविधान फॉलो किया, बाबा साहेब अम्बेडकर की जो लिखी हुई किताब है, जो कानून है, उसको फॉलो किया और उसको फॉलो करने के बाद हमने सजा दी। अपने हाथ में कानून नहीं लिया सर, और मॉरल ग्राउंड के ऊपर उसके ऊपर काम करके हमने किया कानून और के देश दायरे में। को मजबूत किया कायदे कानून के कानून। अंदर। मैं तिवारी साहब, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आई जस्ट वांट योर रिएक्शन टू दैट। तमिलनाडु गवर्नर जिस प्रकार से कहा कि सेक्युलरिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, वो एक इंपोर्टेड आइडिया है, तो क्या ये सब एक तरफ जा रहा है कि जो राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, आप लोग सब कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? आर वी कमिंग टू दैट? इज सेक्युलरिज्म नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तिवारी साहब, टीएन गवर्नर वो ऑफिशियल पोजीशन में ऐसे बयान करना, तिवारी साहब, हाउ डू यू सी दैट? किशोर तिवारी साहब। देखो, ये हमारे तमिलनाडु के लोग हैं जो सनातन पे बोलते हैं, वो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ प्रदीप, और ये भारत में सनातन धर्म की पूरी परंपरा है, पर संप्रदाय अलग अलग प्रार्थना पद्धति के है, और संप्रदाय जो है उसको सद्भावना से रखना ही इस देश का एक स्टैंडर्ड कल्चर है, और वो कल्चर पूरा सनातन धर्म से आया है। सनातन धर्म ये सहिष्णु है, ये सौदार्य है, लेकिन यहाँ पर हिंसा परमो धर्म ही कहा है, और हिंसा परमो धर्म जहाँ जिस में कहा परमो धर्म यानी धर्म का भी पिता, तो वो चीज नहीं रही ना। आज अभिनंदन किया जाता है, हिंसा का अभिनंदन किया जाता है, जय जयकार किया जाता है। मुझे एक बताइए, कानूनन प्रक्रिया से उसे फांसी मिलती तो लोगों को उतना ही आनंद मिलता। आज आपने एक मुजरिम को एक स्टोरी बनाकर उसको इल्यूमिनेट किया, जब उसको इल्यूमिनेट किया तो उसका आनंद भी मनाया ना आपने, पेड़े बांटे। पेड़े बांटे किसी ने? जनता ने नहीं बांटे, एक नाथ शिंदे के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांटे। अब ऐसा है कि ये सब मैटर अब जुडिशियल इंक्वायरी को ड्यू होता है, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि इसके लार्जर डिस्कशन पे जाना चाहिए। क्या इनकाउंटर्स जायज है या इनकाउंटर्स करवाना जायज है? हाँ, इनकाउंटर करके लोगों की वाहवाही लेना जायज है, इस पे बोला जाए ना, खुल के बात हो। अब ये एसआईटी अपॉइंट करने को जा रहे, एसआईटी में कौन रहते? वही पुलिस वाले जिन्होंने इनकाउंटर करवाया है। मैं तो चाहता हूं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। महाराष्ट्र की पुलिस जो इतनी प्रगल्भ पुलिस है, वो पुलिस क्या इतनी अंधेरे में रहेंगी कि खीसे में से बंदूक निकाल लेगा एक आरोपी और बंदूक निकालकर वो गोलियां चलाएगा, वो गोलियां नीचे चलाएगा और ये ऊपर चलाएंगे। ये सब चीजें मजाक बन के बैठी है। इन्होंने मार डाला पहले, फिर वो जो इंस्पेक्टर है जो खुद ही सस्पेंडेड है, जिसपे यही चार्जेस है, वो सब नटोरियस लोग हैं, और ये सरकार पूरी नटोरियस हो चुकी है। ये नीतिमत्ता की बात करते हैं, चारित्र की बात करते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार की बातों का समर्थन होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने जो कुछ कहा कि इसमें प्रोसिक्यूट करना चाहिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, रश्मि शुक्ला, and that 3 people who killed directly. So the plan was drafted, operation was drafted, and modulus operandi was set.
The timing was fixed, or it is a very, very pre-planned murder to protect, Pradeep, to protect some big RSS people who were running the school. They are still absconding. लेकिन मैं अभी बताता हूं कि मेरे नेता आदित्य ठाकरे ने ये मांग की है, कम से कम इनोसेंट प्रोटेस्टर पे जो खटले लगे हैं, जिसको ये कहते कि जनता का आक्रोश था, वो जनता जिसका आक्रोश इन्होंने देखा और उस आक्रोश के लिए इन्होंने ये मर्डर करवाया, तो वो जनता पे लगे हुए आरोप ये वापस ले ले। दूसरा, एक लेडीज पत्रकार को इनका एक पुलिस वाला कह रहा था कि मैडम आप पे बलात्कार हुआ क्या? आप पे बलात्कार नहीं हुआ, आप बाहर जाइए। मैं अब दूसरी एक बात करता हूँ, ये स्त्री की इतनी बड़ी इन्होंने स्त्री को माता माना, बहन माना, लेकिन वो माता 7 दिन चक्कर काटती रही जो प्रेग्नेंट थी, जिसकी बेटी की इन्होंने ये नहीं ली। और आपके तरीके मीडिया वालों ने जब खबर उठाई तब उनको जागे ये लोग। फोन गया था, होम मिनिस्ट्री से फोन गया था कि केस सेटल करो। 7 दिन तक वो माता ने कहा नहीं, मेरी बेटी बहुत वेदना में है। मुझे एक बताइए कि आपका प्रेम कितना है मुझे मालूम है। आप वो आसाराम के चेले है ना तुम्हारे ये सब लोग, और वो मैं बता रहा हूँ ये सब लोग है ना, ये लोग ही भुक्तभोगी लोग है ये। उन लोगों को ये खुद ही अत्याचार करे, खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स करे, खुद ही कानून हाथ में ले और फिर चरित्र की बात और राष्ट्र निर्माण की बात करे। बंबई बिक रही इनको मालूम नहीं, गौतम जी पूरे छा गए इनको मालूम नहीं। ये लोग है ना, महाराष्ट्र में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये किसी भी हालत में चुनाव जीतना चाहते हैं। ये एक इनकाउंटर से अगर लोग इनके तरफ नहीं मुड़े होंगे तो और मुझे ये पांडे जी बताएंगे कितने इनकाउंटर कराना चाहते हैं। I want your comment on what फारूकी साहब said. फारूकी साहब ने कहा अफजल गुरु वाले इशू उन्होंने हाईलाइट किया। अब अफजल गुरु और कश्मीर में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अमित शाह जी और पूरे कहा कि अफजल गुरु he was a terrorist. तो हाउ डू यू सी दैट अफजल गुरु का एग्जांपल देना इस प्रकार से? उन्होंने कहा कि whatever he was given full trial, full justice, उनको लड़ने का हर मौका दिया। Up till the Supreme Court, presidential pardon, every process was, but अब आज के तारीख में कश्मीर से रिलेटेड आपका कुछ विशेष टिप्पणी, बिकॉज आपका स्टडी इसमें बहुत अच्छा है। हाउ डू यू सी इट? बिकॉज बीजेपी इज टोटली अपोजिंग इट। फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला कह रहा है कि अफजल गुरु के तरफ से हमको सिंपथाइज करना चाहिए फारूक अफजल गुरु पर। हाउ डू यू सी द अफजल गुरु एंगल, तिवारी साहब? नहीं, अफजल गुरु को जो कुछ हुआ वो कानून के तहत हुआ, और उनको एक कहना था कि कानून की प्रोसीजर हमने फॉलो की, उसका इनकाउंटर नहीं कराया। दूसरी बात थी कि जिसको हमारे उज्जवल निगम ने बिरयानी खिलाई थी, भाई उसको भी तो हमने कोई इनकाउंटर थोड़ी कराया, उसको भी तो पूरी प्रोसीजर से ही फांसी हुई ना। वो तो हमने बम्बई पे हल्ला हो गया था, और हेमंत करकरे जो उसमें शहीद हो गए, यही हमारे पांडे जी के ही पार्टी वाले कहते थे सांसद कि वो आतंकवादी है। देखिए, बीजेपी ये पाखंडी लोगों का गट्ठा है। इनमें कोई चारित्र नाम की चीज नहीं है। ये कुछ भी कर सकती, ये देश को बेचने निकले हैं, ये कुछ भी कर सकती। ये तो गुजराती कुछ भी कर सकते। मैं अभी बता रहा हूँ ना, मुझे अमित शाह ने कितना नरसंहार किया गुजरात में, वो वही पैटर्न लेके आए थे। तो आज नागपुर में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की पीठ पे हाथ रखा, बेटा बहुत अच्छा काम किया बोले। यानी ये लोग कानून में, व्यवस्था में कभी ही रखते नहीं। ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है ये खुद, और बंबई हथियाना चाहते, महाराष्ट्र हथियाना चाहते, बंबई पूरी बंबई वो काबिज करना चाहते हैं। और ये तो अडानी के गुलाम हो चुके, गिरमिटिया है, अडानी के गिरमिटिया मजदूर है ये लोग। आपको मालूम है ना, जो फिजी में गए थे, सुरीनाम में गए थे, मॉरिशस में गए थे, वो गिरमिटिया मजदूर थे।
वैसे ये गिरमिटिया मजदूर है, इन्होंने अपनी अस्मिता बेच दी है अडानी को, और अडानी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके यहाँ सरकार बना रहा है। प्रदीप जी, मैं बता रहा हूँ, तिवारी जी खत्म करके आपके पास आप खूब बोलिए पांडे जी, मैं बोला बहुत आरोप लगे हैं आप पे। तिवारी जी बोलिए बोलिए, एंड देन विल गो टू पांडे जी। तिवारी जी बोलिए। नहीं, पांडे जी को मैं, पांडे जी तो एक इस पूरे गेम के छोटा प्यादा है। प्रमुख तो देवेंद्र फडणवीस है, और दुखियारा आदमी तो हमारे नितिन गडकरी है। मैं जब बोला कि 5-5 हजार करोड़ रुपया देके यार एमएलए खरीदे, उन्होंने मुझे बताया कि 5-5 हजार नहीं, 100 50 करोड़ के खोखे नहीं, 100 करोड़ के खोखे दिए, और 10,000 करोड़ में सरकार खरीदी बनाई है। और उन्होंने मुझे बताया था कि ये धारावी के प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे सिग्नेचर नहीं कर रहा था, करके ये पूरा हुआ है। और अब धारावी का प्रोजेक्ट उनको दिया, टीडीआर वहीं से लेने की बात की, और मुझे लगता है कि अभी धारावी से सीधा वो वहां तक जा रहे हैं। अभी पनवेल तक दे देंगे, पनवेल तक वो दे रहे हैं अडानी को। कोई भी जमीन, कोई भी हिस्सा अब कोई भी ले नहीं सकता। लोढ़ा जी कितने परेशान हो गए हमारे, वो लोढ़ा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उनका वेट कितना कम हो गया हो ना। गौतम अडानी का ये झटका उनको भी लगा ना। और एक भी घर वहां का, तो अभी देखो मस्जिद गिराने को गए थे, इसलिए गए थे कि बड़े बुलडोजर जो लाए हैं उन्होंने वहां से, इंडोनेशिया से, वो वहां कोयला निकालते थे, तो यहाँ धारावी को पूरा बुलडोज करने के लिए लाया था। उसका जो बुलडोजर जाने के लिए मस्जिद का कोई पोर्शन आ रहा था, तो बीएमसी के अफसरों को भेजा उन्होंने, मस्जिद पूरी साफ करो बोले। अब वहां पर कोई भी, और ये पांडे जी तो बोलेंगे कि आपको धारावी में कोई मुसलमान नहीं दिखेगा, ये अभी थोड़े दिन में बोलेंगे चुनाव में, धारावी में एक भी मुसलमान नहीं दिखेगा आप, वहां केवल गुजराती दिखेंगे। बहुत ही ये आक्रांताओं का जो महाराष्ट्र में हल्ला हो चुका है, उसके लिए अब शिवाजी के वागनक लेके ही सब करना पड़ेगा। बहुत बड़ी लड़ाई है ये, बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। पांडे जी बोलिए। तिवारी साहब ने बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट इन महाराष्ट्र से लेके, धारावी से लेके, फडणवीस साहब, अमित शाह जी, किस प्रकार पूरे पूरे लिखा चिट्ठा, पूरे चिट्ठा सुना दिया पांडे जी। बोलिए पांडे जी। प्रदीप जी, मैं तो सबसे पहले आपसे और राजीव बजाज जी से यह निवेदन करूंगा कि किशोर तिवारी जी जो कि बड़े बुजुर्ग नेता हैं, उन्होंने आज जो जो सनसनीखेज खुलासे किए, इसकी आप लोग भी अपने पत्रकारिता के सूत्रों के अनुसार उसकी इंक्वायरी कराइए, क्योंकि ऐसे सनसनीखेज खुलासे न्यूज़ चैनल पे मैंने तो पहली बार सुन रहा हूँ। जिस तरह से उन्होंने अपनी और नितिन गडकरी की बातों को कहा, जिस तरह से उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पुलिस संचालक पे आरोप लगाए उनको, तो ये सारी चीज़ों का खुलासा भी आपके चैनल के माध्यम से होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा किशोर तिवारी जी को एक दिन आप अकेले में बुलाइए और उनसे ये सारी जानकारी लीजिए कि उनको कहाँ से ये सारी जानकारियाँ मिली हैं। इस पर भी जनता को पूरा ये दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पांडे जी को बोलूं, हालांकि एक मैं ऐड कर लूं, नहीं बोलिए। आज आपका दिन है, मैं ऐड करता हूं। आज आपका दिन है, आप बोलिए, बिंदास बोलिए। तिवारी जी बोलिए। देखिए, मैं है ना 81 में आरएसएस का प्रचारक था, बाद में मैं 87 के अंदर प्रमोद महाजन के साथ आया, क्योंकि वो मेरे साथ इमरजेंसी में नासिक के जेल में थे। मेरी बात सुन लो। फिर मैं बीजेपी के साथ काम किया। महाराष्ट्र में सरकार आने के बाद मेरे महाजन के साथ और गोपीनाथ मुंडे के साथ संबंध खराब हो गए, क्योंकि इनकाउंटर गोपीनाथ मुंडे ने कराए थे। मैंने बोला ये चीज नहीं है अच्छी, और उन्होंने भी बोला कि ये जितने फिरौती लेने वाले गुंडे हैं उसको मैं हटा दूंगा। तो उन्होंने वैसे अफसर भी अपॉइंट किए। मैंने वहाँ विरोध किया, और गोपीनाथ मुंडे जी से बहुत पंगा लेने के बाद फिर मैं
ये संस्कृति हमारी नहीं है बोल के चला गया। लेकिन 12 के अंदर नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी बार बन रहे थे, तब उन्होंने मुझे बुलाया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस है, आप आ जाओ। मैं उनके पास गया, वो उनका चांस मोदी जी ने छीन लिया। उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और उसमें सभी लोग शामिल थे। तो मोदी जी ने उनका चांस लेके खुद बन गए। और फिर जब मोदी जी की कार्य पद्धति आ गई और नितिन गडकरी का कुछ चला नहीं, तो फिर भी मैं वहां पर 5 साल रहा, क्योंकि मोदी जी ने मुझे प्रचार के लिए बुलाया था और मुद्दे दिए थे। तो मोदी जी को मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे मुद्दे दिए थे। सीएजी के साथ मैंने काम किया था। मोदी जी ने बोला था मैं एमएसपी दूंगा, मैं किसानों की जो इनकम है उसको डबल करूंगा। मोदी जी ने कहा था जमीनों को जिंदा करूंगा, गैयाओं के रक्षण के लिए जमीनों में और तिलहन के और भारत के पेरिनियल क्रॉप है उसको जिंदा करूंगा। लेकिन मोदी जी जब सत्ता में आए तो मोदी जी यह के पास थिंक टैंक लोग नहीं थे, तो 10 साल में उनके कोर इशू पे काम नहीं हुआ। मोदी जी को भी वही करना पड़ा जो इंदिरा जी को करना पड़ा था। तो मोदी जी ने फ्री का अनाज दिया, मोदी जी ने फ्री हेल्थ केयर दी, मोदी जी ने वही किया जो फ्रीबीज जिसे हम कहते हैं, खैरात बांटने का चालू किया। और मोदी जी उसी इस पर आ गए। मोदी जी ने चुनाव में कहा भी कि मैंने आपको अनाज दिया है, आप खाए हुए अनाज के लिए मत भूलना। मोदी जी कोर इशू पर देश को नहीं ले पाए, तो करके मैं मोदी जी से नाराज रहा। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी आज भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दो को लेके बीजेपी चले। लेकिन उद्धव ठाकरे जब इनसे हट के चले गए तो अमित शाह जी ने बोला कि इसको सबक सिखाओ। तो 2.5 साल लग गए उनकी पार्टी को तोड़ने। 80% लोगों को इन्होंने तोड़ा और तोड़ने के लिए मास्टरमाइंड थे देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे के पास केवल 13 लोग थे, लेकिन उसको 40 कर दिया इसने। जैसे हमारे बच्चू कडू एक फोन पर गुवाहाटी गए। तो मैं बता रहा हूं कि मैं बीजेपी के अंतर्गत सूत्रों से ये माहिती देता हूं कि एक साजिश के तहत अक्षय शिंदे को मारा गया है और जो दिन दूर नहीं कि अक्षय शिंदे के हत्या का साजिश रचने के आरोप के अंदर देवेंद्र फडणवीस पर गुनाह चलेगा। और आज देवेंद्र फडणवीस की हाथों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि गलती हो चुकी है। और वो कह रहे थे कि अपोजिशन ही फांसी की मांग कर रहा था और अपोजिशन ही अब विरोध कर रहा है। मैं अभी बता रहा हूं कि पांडे जी को भी जो आईटी सेल ने कहा कि इसका ऐसा सपोर्ट करो कि नराधम को फांसी दी है, नराधम को जिसने पुलिस वालों ने मारा है उसका हम अभिनंदन करते हैं। आपको मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इनकाउंटर वालों को एक्नॉलेज करेंगे, इनकाउंटर वालों को ग्लोरीफाई करेंगे, उनका प्रमोशन देंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। देखिए आप बहुत फंसते जा रहे हो। पांडे जी फंसते जा रहे हो। तिवारी साहब ने बोले आपको, पांडे जी बोलिए। देखिए प्रदीप जी, किशोर जी ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। बोलिए। पहली बात, आप जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी पे आरोप लगाए, मैं उसको पूरा तरह से बेबुनियाद मानता हूं और ये सारे आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। दूसरी बात, आपने कह दिया कि नितिन गडकरी जी नाराज हैं और उनका कोई नहीं चलता। अरे नितिन गडकरी जी ही वो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इस देश के अंदर सैकड़ों हाईवेज बनाए, सैकड़ों एक्सप्रेसवे बनाए, सैकड़ों ब्रिजेस बनाए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है और उनकी जो कार्य करने की शैली है उसकी तारीफ नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, पूरा देश करता है और किशोर तिवारी जी भी करते हैं। तो इस तरह से
मैं ये मानता हूं कि देश के विकास में नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान है, और वो भारतीय जनता पार्टी के भी विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि अमित शाह ने नरसंहार करवाया। अब देखिए, एक विषय था, आप लोगों को याद होगा कि अमित शाह जी पर झूठा केस करके उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जबकि वो केस चला। केस चलने के बाद माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। अब जिस केस में जिस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया गया है, उसके अरे वो बाद आपकी भी बीजेपी की सरकार में किया सर। सुनिए, देखिए, अब मेरे और आपका दौर रहता तो आप तो गोली नहीं चला नहीं, के मुझे खत्म बोलने कर देते। दीजिए। ये प्रदीप कानून नाम्बियार के जी, तहत मैं हुआ, सर। आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं और फारूकी साहब, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा, जरा बोलने दो, बोलने दो। ये इसी विषय पर आपसे आप बोलो। नाम्बियार जी, हाँ बोलिए, नाम्बियार जी, मुझे दुख और तकलीफ इस वक्त इसलिए होती है ना कि अगर सरकार कांग्रेस की थी और कोई डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो सही था। तब सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, तब न्यायाधीश महान्यायाधीश थे। और भाजपा की सरकार है तो जो निर्णय आए हैं तो फिर उस पर उंगली उठने लग जाती है। तब संविधान, कायदा व्यवस्था, वो सारी चीजें नहीं दिखती है। देखिए, अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और उसके बाद उनको नरसंहार करने वाला कहना, ये मैं संविधान का अपमान है, मैं ऐसा मानता हूं। ये सर्वोच्चतम न्यायालय का अपमान है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये मैं मानता हूं। इस तरह से चैनल पे इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और रही बात मुंबई की, आप बात कर रहे हैं, धारावी की बात किया, तो धारावी में कोई मस्जिद तोड़ने नहीं गया था। जो नया इंक्रोचमेंट हुआ था, नया इलीगल काम हुआ था, उसके खिलाफ बीएमसी गई थी। और उस पर भी क्या मैं पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस और उद्धव ठाकरे जी मुंबई को पूरी तरह से इलीगल एक्टिविटीज का शहर बनाना चाहते हैं क्या? और उसके बाद भी इलीगल एक्टिविटी करने वालों के साथ खड़े होते, आंदोलन करते, पुलिस प्रशासन पे पथराव करते हैं, बीएमसी के अधिकारियों पर पथराव करते हैं। ये क्या संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार किया क्या? ये कायदा सुव्यवस्था के हिसाब से किया क्या? अरे आप करो तो चमत्कार और हम करें तो कुछ और। देखिए, नीति एक ही होनी चाहिए, सिद्धांत एक ही होने चाहिए। अगर हम गलत करते तो हम गलत है, और आप गलत करते हो तो आप भी गलत हो। हमारे लिए अलग बात, आपके लिए अलग बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मुंबई के, आपने डेवलपमेंट की बात कही कि मुंबई को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज मुंबई को अगर विकसित करने का बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जब से मुख्यमंत्री हुए, आज यहाँ पर जो बड़े मेट्रो के प्रोजेक्ट रहे, उसके साथ ही अटल सेतु का प्रोजेक्ट रहा हो या सागरीय सेतु का जो प्रोजेक्ट है, ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुंबई के विकास के लिए, ये उस वक्त जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तो उनके टर्म में ये सारे उनके द्वारा विकास के कार्य मुंबई को संपूर्ण विकसित करने के लिए आए। और आज उसी तर्क पे हम पूरे मुंबई के विकास के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं। आज आपने देखा वार्ड 1 बंदरगाह का प्रोजेक्ट लाए, जिसके वजह से 10,000 लाख करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है और 1 लाख से ज्यादा वहां पर रोजगार निर्मित होगा। अमरावती में हमने वस्त्रोद्योग टैक्स पार्क लगा रहे, जिसके वजह से 1 लाख से ज्यादा नए रोजगार सृजन होंगे। वर्धा हो, मुंबई हो, विदर्भ हो, कोकण हो, महाराष्ट्र के हर भूभाग पर हम विकास के काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के काम करें, नए नए प्रोजेक्ट ला रहे। और जिसके कारण आज हिंदुस्तान में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने देश के किसी राज्य में लाया तो वो राज्य महाराष्ट्र है, और अगर किसी ने लाया है तो महायुति की हमारी सरकार ने लाया है। तो आज हम महाराष्ट्र को देश में 1 नंबर बना रहे, महाराष्ट्र का विकास हर तरह से कर रहे। आज मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के माध्यम से महाराष्ट्र की बहनों को, माताओं को, उनको सक्षमीकरण, सबलीकरण कर रहे हैं ताकि उनका स्वाभिमान, आत्मस्वाभिमान बढ़े, वो भी और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए मजबूती से वो काम कर सके। आज पूरे महाराष्ट्र में जो भी योजनाएं हमारे महायुति सरकार के माध्यम से, चाहे वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, भाइयों के लिए लाई गई हैं, उन योजनाओं के माध्यम से
आज महाराष्ट्र की, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे युवाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, वो उससे समृद्ध खुश हो है। गए। मैं फारूकी साहब, तिवारी साहब, फारूकी साहब तो 2 मिनट चाहता हूं। फारूकी साहब, आप कुछ बोल रहे थे अमित शाह जी के। मैं ये बोल रहा था सर, सुनिए, अभी ये जुमलेबाजी में बीजेपी वाले प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक के इनके कार्यकर्ता बिल्कुल बिल्कुल सक्षम है, और इन्होंने उसको एक अपनी आदत बना लिया। 10,000 नहीं, हम लाख सत्य करोड़। बोलते हैं। सर हाँ, आप मेरे को प्रूव कर दीजिए 10,000 लाख करोड़, मतलब आप इन्वेस्टमेंट लेके आए। आप घर जाके सोचिएगा, 2 गिलास पानी पीजिए सर, मैं भी पी रहा हूँ इधर आपकी बात सुन के। 10,000 लाख करोड़ आपने कहा है। 10,000 करोड़, सर 10,000 सर करोड़, हाँ 10,000 लाख करोड़। वाडवन बंदर में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो आया आपने है। सर 10,000 लाख करोड़ बोला, इसलिए नहीं, मेरे को, मैं पानी उसको पी गया सर, मैं 2 गिलास मैं मैं पिया, 1 गिलास आप भी 10 पी लीजिए सर। 10,000 वो करोड़। छोड़िए सर, ये सब नंबर्स के गेम छोड़िए, क्योंकि आप लोग जुमलेबाजी में बहुत एक्सपर्ट है, हम लोग उस बहस में नहीं करेंगे। प्रदीप जी, मैं एक ही बात कहूंगा, 2 लाइन में इसको खत्म करूंगा। हाँ हाँ, क्योंकि लंबी लंबी बातें करके सेम बात और बोलिए इल्जाम बोलिए बोलिए। लगाना, फिर उसको कहना, बात बात खत्म होगी। मैं एक शेर से इस बात को खत्म हाँ करूंगा हाँ हाँ, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप लोग कायदे कानून को रख के देश चलाना चाहते हैं या अपने मन से चलाने चाहते हैं, ये जनता आपको देख रही है। आप अपने मन से पूछिए, पब्लिक से पूछिए, चैनल पे पूछिए, रोड पे आगे पूछिए। अगर यही हाल आप रहा तो आप 400 पार करते करते 4 पे आ जाएंगे। ये मैं आपको पूरा आश्वासन और बहुत सुकून हालत में बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी हरकत बंद नहीं की और यूपी और बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी इस तरीके से आप काम करने लगे, आप कायदे कानून नहीं फॉलो करेंगे, आप 10,000 करोड़ हो या 10,000 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए, आप इस देश को, इस जनता को पीछे लेके चले जाएंगे और 400 से आप 4 पे आ जाएंगे। 400 से 4 पे। फाइनल वर्ड तिवारी साहब, तिवारी साहब, यू वांटेड टू स्पीक। पांडे साहब ने आपका पूरा चिट्ठा का जवाब दे दिया। तिवारी साहब, यू वांट टू से समथिंग? अरे भाई, जवाब तो मैंने भी सुना, बहुत अच्छा बोलते हैं, भविष्य बहुत अच्छा है उनका, और झूठ भी इतना अच्छा बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इस प्रकार का झूठ बोलो, इतना दबा के बोलो कि मोदी जी तुमसे घबरा जाए। हाँ, नहीं तो मोदी जी भी बोलते कि भाई मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, हर देश में जाते हैं तो मेरे इस देश से ऐसा लगता है कि कुछ पुराना नाता है। हाँ, और अंकुर वाट में मैं जब चाय बेचता था तो मोदी जी ने कहा कि मैं भी तब चाय बेचता था। अब अंकुर वाट 11वीं से दिखा है। मैं अभी बता रहा हूँ तुमको ये कभी कह दिया किशोर जी, मेरी भी जानकारी बढ़ा दीजिए आप। ये कभी कह दिया? अरे मैं मेरी बात तो सुनो। मुझे है ना, नहीं, मुझे आप पांडे सबकी जी बोल जानकारी रहे जरा थे। बढ़ा दीजिए कि मोदी जी ने कब कहा कि अंकुर वाट में वो चाय बेचते थे। वो तो वडगांव रेलवे स्टेशन पे, वो तो दुनिया जानती है, लेकिन अंकुर वाट में कब चाय बेचते थे ये आपको कौन जानकारी दे दिया? अरे भाई, मैं आपको जरा बताता हूँ। देशवासियों को भी जानकारी अच्छे से बढ़ा दीजिए आप। मैं है ना, उनको मैंने उंगली पकड़ के आरएसएस में प्रचारक बनाया था, तो मुझे मालूम है उनका। अभी तुम मुझे है ना, मोदी जी है ना, वडगांव में जब चाय बेचते थे, तो वो कौन से साल बेचते थे मुझे बताओ। तो वडगांव पुलिस अपना पूरा रेलवे स्टेशन उस वक्त था या नहीं था, मैं हाँ, बताऊंगा। 73 में तो सर था ही नहीं। नहीं, सुने ना, अंकुर वाट में स्टेशन कब बना गए है थे? 73 में सर, वडगांव अरे का। अंकुर क्या वाट वो कब रैक गए? के ऊपर बेचते अंकुर थे वाट में चाय? चाय कब बेचते थे वो आपको किसने जानकारी दी? नहीं, अब मैं अंकुर वाट बता रहा हूँ ना भाई। वो जो आपने बोला, अरे आप भाई, जो बोले वो तो अरे बताइए भाई, ना। प्रदीप अरे नाम्बियाल जी, अंकुर वाट, ये जरा सबकी अरे मेरी जानकारी, बड़ा जानकारी, कौतूहल का विषय है, ये जानना चाहिए। अरे भाई, मगर मैं कांग्रेस ने, तिवारी अंकुर साहब, वाट कहा में, कि मोदी जी 29 यूएस स्टेट्स में, यूएस के 29 स्टेट का विजिट किया था जब पॉलिटिकल एंट्री नहीं किया था। राहुल गांधी ने आज चार्ज लगाया है, कांग्रेस ने चार्ज लगाया है, 29 स्टेट का सफर बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। ऐसा कुछ है तिवारी साहब? आप तो बहुत करीब से देखे हो सबको, तिवारी साहब। नहीं, वो महाअवतार बाबा थे ना, उनसे भी मिले थी। और
लाहरी बाबा के साथ भी काम किया उन्होंने। और मैं उनके बारे में इतने महान आदमी हैं कि वो कल मैं अब 2047 में वो क्या करने वाले ये बताने वाले थे, लेकिन वो 240 पे निपट गए, इसलिए बहुत तकलीफ हुई। मैं एक बात बता रहा हूँ, इन्होंने बोला नितिन गडकरी ने 15 लाख करोड़ के कर्जे कर दिए, इतने अनवांटेड रास्ते बनाए। महाराष्ट्र में पैरेलल रोड इतने क्रिएट हुए, सब टोल के रोड है। अब टोल से लोग परेशान है। अभी इनका समृद्धि मार्ग है, दूसरा समृद्धि मार्ग जो इन्होंने बंद करके मैं अभी पांडे जी को पूछता हूं, आपने महिलाओं के लिए एक पॉपुलर स्कीम दी 1500 रुपए महीने की, जिसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। हाँ, तो क्या महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये मार्ग है? कौन से देश में पैसे बांटने से विकास होता है? कौन से देश में कंसेशन देने से, सब्सिडीज देने से इक्वेलिटी आई है? आप दुनिया में ये नहीं हुआ। दुनिया में विकास का मॉडल नहीं है। मोदी जी जो पहले 10 साल बोलते थे, हाँ, उस पे नहीं चला, काला पैसा नहीं आया। आपके बैंक वाले पूरे करप्ट थे। हाँ, आपने पैसा जितना जमा किया उसमें भी काला मनी बहुत जमा किया, तो टोटल जो करेंसी फ्लो कर रही थी उससे 2 लाख करोड़ पैसे ज्यादा आ गए। 19 लाख करोड़ की करेंसी फ्लो हो रही थी और 21 लाख करोड़ की करेंसी आपने कलेक्ट कर ली। अभी तो आपने नेपाल से पैसे लिए नहीं, श्रीलंका से पैसे लिए नहीं है, और 28 कोऑपरेटिव बैंक से पैसे लिए नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी की नीयत साफ थी, लेकिन मोदी जी के साथ जो लोग थे वो बराबर नहीं थे। मोदी जी के नैराश्य का, फेल्यूअर का ये समय है। वो थिंक टैंक लोग जो है भारत में, उनसे बात करें। क्या महाराष्ट्र का ये मॉडल है डेवलपमेंट का? आपको मालूम है कितने किसान दररोज आत्मघात करते थे? मुझे बताइए ना। अभी आपको कॉटन ग्रोवर, सोयाबीन ग्रोवर्स, ओनियन ग्रोवर्स, इन लोगों का कितना फटका बैठा। आपने सोचा नहीं कि आपने इतना अच्छा शासन दिया, उसके बाद महाराष्ट्र में आपको रिजेक्शन आया? रिजेक्शन तो आना नहीं था। अभी आप करप्ट लोगों को साथ में लेके है, गुंडों को साथ में लेके है। आपके पास 70% कांग्रेसमैन को आप टिकट देंगे। पांडे जी, आप मांग के देखो टिकट, आपको क्या बोलेंगे? आप तो हिंदी भाषी है, आपके पास पैसे नहीं है, हाँ, और आपको टिकट नहीं देंगे। आप जाके पूछो तो सही कि मैं एक प्रामाणिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे लोगों के काम करना है, मुझे समस्या की जान है, मैं पीने के पानी से लेके हर समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में पूरा जानता हूँ। आप मुझे उस काउंसिल हॉल में भेजो। वो बोलेंगे कि तिवारी साहब, पांडे जी कॉर्पोरेटर थे लगता है। पांडे जी के फैमिली में वाइफ में शायद कॉर्पोरेटर थे। वाइफ 2007 से लगातार कॉर्पोरेटर है। तिवारी साहब, पांडे जी पास हो गए वो टेस्ट। मैं विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए भाजपा में जब आया था तो युवा अवस्था में पार्टी ने मुझे मौका दिया था 2007 में। अरे पांडे जी मेरी बात सुनो। जब साथ दिया था तब अच्छे लोग थे। अभी जाके एमएलए का टिकट तो मांगो, ये लोग बहुत बदमाश है। ये अडानी की एकेडमी के स्टूडेंट है ये। तुम है ना, लाल कृष्ण अडवाणी, हसू अडवाणी वाली थी, हाँ, बळवंतराव देशपांडे वाले जमाने में थे। अरे मेरे पिताजी तो पहले 5 प्रचारकों में थे और मैं इमरजेंसी में जेल में था। मैंने नजदीक से देखा। ये पूर्ण सब सर्व गुण संपन्न लोगों की गैंग है। ये बंबई को लूट रही है। ये इनके इनकाउंटर होने चाहिए अगर महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम करना है तो। मैं भी बता रहा हूं आप किसकी बात कर रहे हो? आप अच्छे लोगों के साथ नहीं हो, आप पाप के भागीदार मत बनो। मैं अभी बता रहा हूं तुमको। अभी उनकी सत्ता है इसलिए वो अच्छे हैं, मत बोलो उनको। वो अच्छे लोग नहीं है। अरे कल ही मार डाला ना उसको। और मैं जो बता रहा हूं ये मुझे एक बड़े पुलिस वाले ने बताया और इतना खुल के बोल रहा हूं, कोर्ट में जा सकते वो
किस कोर्ट में जाएंगे जहां जज बिके हैं? किस कोर्ट में जाएंगे? हाँ, जो जज रिटायर हो रहे इसलिए अभी से ही आरती करवा रहे हैं। हाँ, तो उनको कहीं अपॉइंटमेंट चाहिए। सारे ब्यूरोक्रेट करप्ट है। हाँ, अभी तो पूरे दलाल मिलेंगे, मंत्रालय में जाओ। और अभी आपने पेटियां बांटी, आपने बर्तन बांटे, 50%। अभी आप दिवाली में किट दे रहे, 50% कमीशन का रेट हो गया। सारे में पैसे खा रहे भाई, बहुत करप्ट लोग है ये। पांडे जी, फाइनल वर्ड। किशोर तिवारी साहब ने पूरे चिट्ठा सुना दिए। किशोर तिवारी साहब, पांडे जी 2007 से कॉर्पोरेटर है, फैमिली कंटिन्यूस, बच गए वो। अच्छा आदमी है प्रदीप जी, अच्छा आदमी है। प्रॉपर्टी कितनी बड़ी हुई थी बच्चों? कुछ नहीं बड़ी नहीं, कुछ भी नहीं बड़ी है, और प्रॉपर्टी बढ़ाना भी नहीं है। हम तो परम वैभवम नहीं तो मेतत् स्वराष्ट्रम, भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए हम लोग यज्ञ कुंड में हवन कर रहे हैं। किशोर तिवारी जी, मैं बड़े ही विनम्रता से, क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, बड़े ही विनम्रता से एक बात मैं निवेदन करूँगा कि यदि उद्धव जी ठाकरे हमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ, शरद पवार के साथ न जाते, तो शायद आज हम और आप एक साथ होते और उद्धव ठाकरे जी, देवेंद्र फडणवीस जी मिलकर महाराष्ट्र में एक विचार, समान विचारधारा पे हम लोग काम कर रहे होते। लेकिन आज आप जो भी आपके मन में बातें उठ रही है, जो भी बातें हो रही है, इसका कारण भी तो आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस के साथ न गए होते तो शायद ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। और मुझे ऐसा लगता है कि विचारधारा होती है। आज हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे का भी मन ऊपर से बहुत दुखी होगा, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हमेशा ये कहते थे, कुछ भी हो जाए मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा। अगर इस दिन जब भी ऐसी नौबत आएगी तो मैं मेरा शटर बंद कर दूंगा। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के भी विचार को तिलांजलि देने का काम शिवसेना ने किया है, और आज वही कारण रहा। हमने कोई पार्टी नहीं तोड़ी, देवेंद्र फडणवीस ने कोई पार्टी नहीं तोड़ी। आज हिंदुत्व से अलग होने के कारण और शिवसेना के विधायकों पर दूसरे पार्टियों के द्वारा दबाव आने के कारण, उनका काम न होने के कारण, महाराष्ट्र का हित न होने के कारण ये एकनाथ शिंदे जी और उनके जो साथी थे वो 50 से ज़्यादा विधायक वो अलग आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जाहिर करते हैं। वो हिंदुत्व की विचारधारा के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए। तो इससे तो किशोर जी आपको भी उद्धव साहब को समझाना चाहिए कि अगर विचारधारा नहीं छोड़े होते, अगर भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं गए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फारूकी साहब, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदीप जी, किशोर जी से ये निवेदन भी करूंगा कि अभी भी कोई देर नहीं हुआ है। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं तो अभी भी आमंत्रण देता हूँ, न्योता देता हूँ किशोर तिवारी जी, क्योंकि इनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आज प्रदीप जी ने देखा है, आपने देखा होगा कि मेरी जो शैली है बात करने की, अन्य प्रवक्ताओं से मैं कभी किसी की कोई भी झूठ बात सुनता नहीं हूं। मैं तुरंत उस पर आक्षेप ले लेता हूं, टोक देता हूं। लेकिन मैंने किशोर जी को कहीं टोका नहीं। मैं अभी भी निवेदन करता हूं कि उद्धव जी को लाए देवेंद्र फडणवीस जी के साथ। आइए हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद की जो हमारी विचारधारा है उस पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और उद्धव साहब और शिवसेना एक होकर हम महाराष्ट्र के हित के लिए काम करें। आइए फारूकी साहब, तिवारी साहब, दीजिए। मैं शैलेश जी की बात सुनने के बाद मुझको ये समझ में आ रहा है कि इनको ये गलतफहमी हो गई है कि हिंदू के ठेकेदार यही लोग हैं, इन्हीं की पार्टी है, यही हिंदू को हित में बोल सकते हैं, या इन्होंने ही ठेका लिया हुआ है, भगवान से इन्हीं को परमिशन मिला हुआ है। ये गलतफहमी आप दिल में से निकाल दीजिए। या शिवसेना या कांग्रेस हिंदू का हित में नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से आप अपने आप को रिव्यू कीजिए। आप देश को, देशवासियों को इलीगल तरीके से कानून के तहत नहीं चलाना चाहते अपनी मनमर्जी से। मेरे ख्याल से ये न सिर्फ कांग्रेस वालों के दिल में है या उद्धव ठाकरे या शिवसेना के दिल में है, बल्कि देश के हर देशवासियों के दिल में बात ये जम चुकी है कि बीजेपी जो है अपने मन मर्जी से काम करना चाहती है। अगर उसको काम करना है तो ये जो अडानी ग्रुप है
उसकी ये नौकरी कर लेते हैं, उसकी बात सुनते हैं। पैसे के लिए उन्होंने हर चीज़ को बेच दिया है और ये कायदे कानून में रह के ये काम नहीं करना चाहते। इसीलिए हमारा नेता ने संविधान को बिल्कुल पकड़ के रखा है। एक एक अपने कार्यकर्ता से कहा है कि संविधान को बचाने का अपने दिल में ठान लो, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट के दिमाग में ये बात घर चुकी है कि ये अपने मन मर्जी से काम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसके ऊपर विचार करना तिवारी चाहिए। साहब, आप दोनों को सुने, फारूकी साहब को भी सुने, पांडे जी का ऑफर भी सुने। तिवारी साहब, यू आर अ जाइंट लीडर, बोलिए। नहीं, ऐसा मैं जाइंट किलर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस उम्र में मुझे सत्ता संपत्ति वगैरह नहीं चाहिए। मुझे क्या है कि समाज में काम करना है, तो समाज में काम करने के लिए कोई पोजीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और चापलूस लोगों का जमाना है, चांडाल चौकड़ी सब तरफ सक्रिय रहती है, और तो मैं सलाह देने के मैं योग्य नहीं हूँ। सलाह क्या दूंगा मैं? हाँ, मुझे उनको ऐसा क्यों लगा कि बीजेपी वाले उनको दरकिनार कर रहे हैं या उनकी पार्टी को खत्म कर रहे हैं, ये इन्होंने सोचना चाहिए। और उन्होंने इतना बड़ा संबंध तोड़ के चले गए और आपने उनकी पार्टी को पूरा तोड़ के तहस नहस कर दिया। लेकिन अभी 5 लोगों के साथ भी वो महाराष्ट्र में अच्छे से बार्गेन कर ले, और महाराष्ट्र में उनको सीएम बनाने के लिए अगर सीएम प्रोजेक्ट किया तो, क्योंकि कांग्रेस वालों ने, बहुत लोगों ने, जैसे वो अहमदनगर के जिले का एक नेता है, कोई वहाँ के सातारा का जिला है, भंडारा का वाला है, नागपुर वाला है, इन्होंने राज तिलक करके रखा है, और जयंत पाटिल ने भी राज तिलक करके रखा है। तो उद्धव जी को अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी का कोई चांस बनने वाला है। कोई चांस? थैंक यू सो मच। लेकिन किशोर जी, बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस तो उद्धव जी को प्रोजेक्ट कर ही नहीं रही है। उन्होंने तो उद्धव ठाकरे जी को खारिज कर दिया है कि नहीं, हमको चुनाव के बाद तिवारी साहब, थैंक यू सो मच तिवारी साहब, थैंक यू सो मच पांडे जी, थैंक यू सो मच। उद्धव ठाकरे जी का अपमान है, फारूकी साहब, उद्धव ठाकरे जी का अपमान है, अपमान है। पांडे जी, थैंक यू वेरी मच पांडे जी, थैंक यू तिवारी साहब, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू फारूकी साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। And as we always say, we end with a preamble to the Constitution which screams, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief. The right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity is eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation." To subscribe to our channel, please dash the bell. You subscribe, you get the latest news from Nation Now and the best talk shows of the nation. And as we say, is the fundamental duty of all political parties to see that the foundations, the pillars of the Constitution are safe and secure. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Republic survives. And if the Republic survives, the people of India survive. The citizens survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.